हेलो एवरीवन। विजय एकेडमी की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित कुकरेती। दोस्तों, हमारी जो सीपीओ की सीरीज चल रही थे उसमें अगला क्रम जो आपके पास है वो आज यहां से शुरुआत करते हैं। आपके जो शिफ्ट फोर्थ है इसके ऑलरेडी 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। उससे आगे के जो 25 क्वेश्चन हैं वो उसको आज देखते हैं कि वहाँ किस तरीके के आपके पास प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों, आपका सीपीओ का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। अब जल्दी उसके एग्ज़ाम भी होंगे। आप उसके एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और जिस तरीके से आपके पास यहाँ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बेहद ही आसान है, तो उसी मद्देनज़र आगे चीज़ों को तैयारी को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके पास पूछा गया है सीटिंग अरेंजमेंट से। और सीटिंग अरेंजमेंट में भी ये क्वेश्चन आपके पास पर्टिकुलरली जो पूछा गया है वो पूछा गया है, कुछ लोग हैं नॉर्थ फेसिंग है, लीनियर वाला है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। 7 पर्सन सिटिंग इन अ स्ट्रेट रो, 7 लोग हैं एक सीधी रेखा में बैठे हुए हैं और इन सभी की जो फेसिंग है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। प्रश्न आपको क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया है हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन ई एंड डी। ई और डी के बीच में कितने लोग हैं? एक बार इसको ट्राई कीजिएगा, फिर देखते हैं इसका सही आंसर आपके पास क्या आना चाहिए। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है उसकी टाइमिंग को भी आपको फोकस में रखना है। क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, तो जल्द से जल्दी क्वेश्चन आपका बनना चाहिए। और प्रश्न ये पूछा गया है कितने लोग बैठे हुए हैं आपके पास ई और डी के बीच। अब इसमें क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, कैसे हमने इसको जल्दी से जल्दी करना है, उस चीज़ को एक बार देखते हैं। ठीक है, प्रश्न आपने देख लिया होगा। अब इसको बनाने की एक बार कोशिश करते हैं। यहाँ कहा गया आपके पास 7 पर्सन्स हैं और आपके पास किसी एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं और सभी की जो फेसिंग है वो आपके पास दिया गया है नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ डायरेक्शन में तो आपको सबसे बेहतर क्या करना है कि वो 7 जगह बना लेनी है कहाँ पर है। ठीक है, तो एक बार ट्राई करते हैं उसको। 1 2 3 4 5 6 और ये है आपके पास 7वां व्यक्ति। ओनली 2 पर्सन्स राइट ऑफ डी। डी के राइट में केवल 2 लोग बैठे हुए। और जब भी ओनली आ जाए तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपको क्या करना है, उसको बिठा लेना है कि डी के राइट में केवल 2 लोग हैं। तो इस तरीके से आपका डी यहां पे बैठ जाएगा क्योंकि सभी की फेसिंग जो है आपके पास नॉर्थ डायरेक्शन में है। आगे देखिएगा, जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। जी जो है डी का इमीडिएट नेबर है। अच्छा, 2 पॉसिबिलिटी आएंगी। अगर आपने डी को एक बार यहां बिठाया, जैसे उसकी जगह दिया गया था कि डी के राइट में केवल 2 लोग हैं, तो डी का एक जो पड़ोसी है वो कौन है? जी। तो पहली पॉसिबिलिटी में मैं जी को डी के राइट में रखूंगा, एक बार जी को डी के लेफ्ट में रखूंगा। आगे देखना, ओनली 3 पर्सन्स बिटवीन ए एंड जी। ए और जी के बीच में केवल 3 लोग हैं। अब आपको पता है जी यहां बैठा हुआ है तो ए के लिए कहीं पे जगह बनेगी आपकी, ना तो लेफ्ट में ना ही राइट में। इसका मतलब जो डी के इमीडिएट लेफ्ट में है वो जी नहीं बैठेगा। अब देखो, जी और ए के बीच, जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, ये हो चुका है 3 पर्सन बिटवीन ए जी। अगर जी यहां पे तो 1 2 3, इस जगह पे कौन आएगा आपके पास? ए आएगा। आगे देखना, प्रश्न ध्यान में रखना क्या पूछा गया है, ई और डी के बीच में कितने लोग हैं। डी आ चुका है, मैं केवल ई को बिठाना है। ओनली 3 पर्सन बिटवीन ए जी, 2 पर्सन बिटवीन बी एंड सी। अच्छा, बी और सी के बीच में केवल 2 लोग बैठे हुए हैं। अभी हमारे पास ना तो बी है ना ही सी है। अब बी और सी कहां कहां पे आ सकते हैं? बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं, इधर इधर कहीं भी आ सकता है, तो अभी छोड़ दीजिएगा। ई इज नॉट नेबर ऑफ सी। ई जो है सी का पड़ोसी नहीं है। तो कहने का मतलब है ई और सी कभी भी आसपास नहीं बैठेंगे। आगे देखना, एफ जी के निकटतम दाएं बैठा हुआ है। एफ लिखा गया यहां पे, एफ इमीडिएट राइट ऑफ जी। जी के ठीक राइट में कौन बैठा हुआ है? एफ बैठा हुआ है। तो जी के इमीडिएट राइट पे एफ बैठ चुका है। अब आप इसको बिठा सकते हैं, किसको? बी और सी को, कि बी और सी के बीच में 2 लोग हैं। और अगर बी और सी के बीच में 2 लोग हैं तो एक ही पॉसिबिलिटी इसमें बनेगी कि यहां पे बी आएगा, यहां पे सी आएगा, अथवा इस जगह पे सी आएगा, इस जगह पे बी आएगा। लेकिन सी ई का पड़ोसी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सी किसका पड़ोसी नहीं होना चाहिए? ई का। अगर हम इन 2 पॉसिबिलिटी पे बी और सी को बिठाते हैं तो या तो यहां पे बी आएगा या तो सी, बी और सी। और अगर सी यहां पे आए तो यहां पे कौन बैठेगा? ई। इसका मतलब बी और सी के लिए यही 2 जगह है, तो यहां पे केवल और केवल कौन बैठेगा? ई ही बैठेगा। इसने कहा था सी का पड़ोसी ई नहीं है, तो यहां पे सी नहीं, सी इधर आएगा और बी
इस तरफ आएगा। पूछा गया था ई और डी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो ई और डी के बीच में मात्र एक ही व्यक्ति आएगा। तो इस प्रश्न के लिए आपका जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन थर्ड में। तो इस तरीके से आपका इस पहले प्रश्न का आंसर आएगा और वो था ऑप्शन थर्ड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछा गया आपके पास? अगला प्रश्न है आपके पास सीरीज का, और सीरीज में पूछा गया है कि अगर आप देखें क्वेश्चन मार्क की जो नेक्स्ट वैल्यू है वो क्या आना चाहिए। एक बार क्वेश्चन को 10 सेकंड तक देखिएगा, फिर आंसर निकालने की कोशिश करें क्या होना चाहिए। पैटर्न जरूर पहचानना, इसमें पैटर्न क्या पूछा गया है। चलिए समझिएगा, अगर आप इन दोनों को देखें तो जब आप इस एलिमेंट से इस एलिमेंट की तरफ जाएंगे तो जो दूसरा वाला है आपने क्या देखा, इसकी जो पोजीशन है ये वाला, ये नॉर्थ की तरफ है, ये कहां हो गया आपका साउथ की तरफ, यानी इसका ठीक अपोजिट है। नहीं, 180 डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है, ये ऊपर की तरफ है, ये साउथ की तरफ ठीक रोटेट हुआ है। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले को भी आगे अगर सीरीज में क्रम देखना पड़ेगा तो इसे भी हमें उल्टा करना पड़ेगा। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ठीक अपोजिट है, तो कौन सा ऑप्शन है, केवल ऑप्शन 2। तो इस प्रश्न के लिए ये वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पैटर्न को पहचानना बहुत जरूरी होता है, किस तरीके से दिया गया है तभी आप उस चीज को आंसर लगाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन चेक करते हैं आपके पास। थर्ड क्वेश्चन, अगर आप थर्ड क्वेश्चन को देखें तो ये आपके पास एनालॉगी का है, और एनालॉगी में आपके पास दो शब्द दिए गए और आपको पूछा गया है कि इसमें मीनिंग क्या होगा। जैसे डिराइव का दिया गया इन्फर, यानी व्युत्पत्ति अनुमान, तो एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, है कि नहीं। देखो डिराइव और इन्फर एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। पूछा गया अर्ज यानी आग्रह, आग्रह का जो आना चाहिए वो क्या आएगा आपका एक्सॉर्ट यानी उपदेश। तो यहां लॉजिक क्या चल रहा है, ये दोनों शब्द एक दूसरे के क्या हैं, सिनोनिम्स हैं, एक दूसरे के समानार्थी हैं। तो फिर उस अकॉर्डिंग आपका जो अर्ज है, अर्ज का जो अपोजिट आना चाहिए क्या आना चाहिए, एक्सॉर्ट। तो ये वाला आपका इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला वाला देखिएगा, जो आपके पास अगला क्वेश्चन है ये पूछा गया आपके पास मिरर इमेज से। आपके पास एक एलिमेंट दिए गए यहां पे और कहा गया इसका जो आपके पास मिरर इमेज है वो क्या बनेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, मिरर इमेज, मिरर जो है आपका राइट साइड में लगा हुआ है, तो पहले आपका एक्स से ही शुरुआत होनी चाहिए यहाँ पे, और आपका एक्स हूबहू दिखता है। तो आपका पहला ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर यहां पर x है तो शुरुआत x से होगी। अच्छा, x के बाद आपका h हूबहू दिखेगा, देखो ये एज इट इज है। g भी आपका क्या है, अब देखो g कैसा बनना चाहिए, जो आपका g है, g का अगर आप दर्पण छवि देखेंगे तो आपका जो g का दर्पण छवि है वो आपका किस तरीके से, इसकी तरह नहीं होगा, यानी चौथे की तरह नहीं होगा। कौन सा आंसर होगा इसका, दूसरा। तो हमने क्या किया, शुरुआत में पहले तो ये देखा कि कौन से एलिमेंट से शुरुआत होनी चाहिए, और उस कॉन्टेक्स्ट में आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए थे, पहला और तीसरा। फिर अगर आप देखें यहाँ पे एक्स एच तो एक जैसा है, लेकिन अगर आप जी को फोकस करें तो जी का चूंकि मिरर राइट साइड में लगा हुआ है, और अगर राइट साइड में लगा हुआ है तो जी आपका ऑप्शन 2 के जैसे बनना चाहिए, ना कि चौथे के जैसे। तो ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ऑप्शन सेकंड जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसमें कठिनाइयां नहीं आएंगे, आपने इस तरीके से केवल चीजों को विजुलाइज करके बनाना है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है सिलोजिज्म से। ठीक है, तो साथ साथ में बनाते रहिएगा, देखते हैं सही आंसर क्या होना चाहिए। जितनी भी बिल्डिंग है आपकी, सभी बिल्डिंग क्या है, टावर हैं। कहा गया नो टावर इज शॉप, कोई भी जो टावर है वो क्या नहीं है, शॉप नहीं है। सम शॉप्स आर ऑफिस, कुछ शॉप्स आपके पास क्या है, ऑफिस है। तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास वेन डायग्राम बनेगा। अब आप जरा निष्कर्ष को जरूर चेक करें। पहला क्या कहा गया, सम ऑफिस आर टावर्स, कुछ ऑफिस टावर्स है। तो देखिएगा ऑफिस और टावर में जो रिलेशन आएगा वो नेगेटिव का आएगा, यानी अगर आप टावर से ऑफिस की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव रिलेशन आना चाहिए। ऑफिस से टावर की तरफ तो कोई रिलेशन है ही नहीं, और जो रिलेशन पूछा गया ऑफिस से टावर के बीच में ये पॉजिटिव वाला पूछा गया, जो कि संभव नहीं है। तो पहला कंक्लूजन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिएगा नो बिल्डिंग इज शॉप, कोई भी बिल्डिंग शॉप में नहीं जाएगा, बिल्कुल सही बात। आपको पता है इस टावर का मना किया गया कि पूरा का पूरा टावर कहां नहीं जाना चाहिए, शॉप में। आपको पता है सारी बिल्डिंग टावर के अंदर है, अगर सारी बिल्डिंग टावर के अंदर है तो बिल्डिंग भी कहां नहीं जाएगा, शॉप में नहीं जाएगा। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए,
केवल दूसरा कंक्लूजन सही है, ओनली सेकंड फॉलो, और ऐसा केवल कहां पे दिखता है आपको, ऑप्शन 2 में नजर आता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 30 के लिए आपके पास जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, केवल दूसरा ही अनुसरण करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपके पास, अगला प्रश्न जो है वो आपके पास ब्लड रिलेशन से है, और ब्लड रिलेशन में भी आपके पास कोडेड ब्लड रिलेशन है। एक बार इसको आप ट्राई मारिएगा, देखते रहें किस तरीके से इसमें आंसर बनेगा। प्रश्न बड़ा आसान है, तो ट्राई करते हैं एक बार। क्या कहा गया इसमें, एच डॉलर क्यू। एच डॉलर क्यू का मतलब है, देखो डॉलर का मतलब समझ लीजिए, डॉलर का मतलब है डॉटर, ए डॉलर बी का मतलब है पहला वाला सेकंड की डॉटर है। तो देखो एच डॉलर क्यू का मतलब एच जो है वो डॉटर हो जाएगी किसकी, क्यू की। आगे देखना क्यू स्टार वाई, स्टार का मतलब क्या दिया गया आपके पास, ब्रदर, यानी क्यू ब्रदर है वाई का। सबको पता है किस तरीके से ये होता है, हमने सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ा है, और इतना ये कठिन नहीं है कि नहीं बनेगा। कोडेड ब्लड रिलेशन के सेक्शन से आपके पास पूछा गया। आगे देखना वाई स्टार एन, आपको पता है स्टार का मतलब है ब्रदर, यानी वाई ब्रदर है किसका, एन का, वाई ब्रदर है एन का। अच्छा एन का कभी भी जेंडर नहीं आएगा। प्रश्न क्या पूछा गया, हाउ इज वाई रिलेटेड टू एच, एच ने वाई को क्या कहना। तो देखो एच वाई को क्या बोलेगा, तो H और Y में क्या रिलेशन है, वैसे अगर आप देखें तो H के जो पिता है, पिता का भाई, H ने Y को तो क्या कहना है, चाचा, और Y है कौन, H के फादर का ब्रदर। तो आंसर क्या आना चाहिए इसमें, फादर्स ब्रदर। ऑप्शन थर्ड देखिएगा सभी लोग, क्या लिखा गया इसमें, फादर्स ब्रदर, यानी पिता का भाई। तो H Y जो पूछा गया था, H ने Y को क्या कहना है, यानी Y H से किस प्रकार संबंधित, तो Y किस प्रकार संबंधित है, H के पिता का भाई है। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे पूछा गया है मिरर इमेज से। और मिरर इमेज में आपको ये पूछा गया कि जब आप इस स्टार को, जिसकी ये दो यहाँ पे डार्क सर्कल किया है, और अगर आपके राइट साइड में दर्पण लगा हुआ है तो इसका इमेज कैसे बनेगा। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, जो आपका ये वाला पोर्शन है ये अब आपका कन्वर्ट हो जाएगा राइट साइड में, और हमने देखा है और हमको पता भी है कि यहाँ क्या किया जाता है, आपका जो भी पर्टिकुलर यहाँ पे एलिमेंट दिया गया है वो राइट साइड को फ्लिप होगा। और इमेजिनेशन कीजिएगा माइंड में कि जब ये दाईं तरफ को फ्लिप होगा तो ये कौन से ऑप्शन की तरह नजर आएगा, ऑप्शन सेकंड की तरह, क्योंकि ये वाला हिस्सा आपका ऊपर की तरफ ही रहेगा। यहां नीचे दिया गया, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा आंसर, ऑप्शन बी। मात्र 3 सेकंड का ये आपके पास क्वेश्चन था, इस तरीके से ये आंसर बन जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला जो प्रश्न है आपको पूछा गया है डिक्शनरी ऑर्डर से, और कहा क्या गया, अगर आप इन शब्दों को डिक्शनरी ऑर्डर में लगाते हैं तो दिए गए ऑप्शन में से कौन से आपके पास सही आंसर बनेगा। बहुत ज्यादा इसमें भी समय आपके पास नहीं लगेगा, कम से कम समय में ये बन जाएगा। एक बार ट्राई करना है इसको साथ साथ में कि क्या आंसर आना चाहिए। आपको सिखाया हुआ है कि किस तरीके से इनको लगाते हैं, देखो तरीका समझ लीजिएगा। अगर आप यहां चेक कीजिएगा कहां तक एक जैसे आपके पास एलिमेंट है, VO 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 VO, तो थर्ड वाले को अगर आप देखेंगे तो VI है। पहला एलिमेंट तो सबका एक जैसे है, लेकिन दूसरे एलिमेंट में जाए तो दूसरा एलिमेंट 15, दूसरा एलिमेंट 15, दूसरा एलिमेंट 9, दूसरा एलिमेंट 15, दूसरा एलिमेंट 15। इस सभी के सेकंड लेटर की जो है पोजीशन है। अच्छा 9 और 15 में से पहले कौन आता है, 9 आता है। 9 का आने का मतलब है आपका जो सबसे पहले वर्ड आना चाहिए वो कौन सा आना चाहिए, थर्ड वाला, क्योंकि इसका सेकंड लेटर आई है, और डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आई और ओ में से पहले आई आना चाहिए। तो थर्ड से शुरुआत होनी चाहिए, पहला ऑप्शन एलिमेंट। थर्ड से शुरुआत होनी चाहिए दूसरा एलिमेंट, थर्ड से शुरुआत होनी चाहिए चौथा भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस प्रश्न के लिए केवल कौन सा ऑप्शन बचता है आपके पास, ऑप्शन नंबर थर्ड। अब इसको आगे क्रॉस चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसकी जो शुरुआत है वो कहां से हो रही है, 3 से। बाकी इसका पहला एलिमेंट 5 है, इसका पहला चौथा वाला है, और इसका पहला दूसरा है। और इन शब्दों को अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले कौन सा आना चाहिए, 3, क्योंकि केवल इसी का दूसरा एलिमेंट जो है वो आई से स्टार्ट है, और बाकी सभी शब्दों का जो सेकंड एलिमेंट है वो 15 से स्टार्ट है। 9 और 15 में से जो पहले आता है वही पहला आना चाहिए डिक्शनरी के अनुसार, और पहला 9 आता है। तो सिर्फ आंसर कौन सा बन जाएगा इसका, ऑप्शन थर्ड। तो ठीक है, ये था आपका 33 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपको जो पूछा गया है वो पेपर कटिंग से पूछा गया, और पेपर कटिंग में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, इसमें जो आपके पास लास्ट में एलिमेंट बचा हुआ है ये बचा, और इसको जब आपने यहां पे देखा तो ये दो एलिमेंट बने हुए हैं, एक स्क्वायर बना एक ट्रायंगल बना हुआ है। अब आप इनको खोलना है। याद रखिएगा आपका जो पेपर है जिस तरीके से बंद होता है खुलता भी उस तरीके से, यानी ये पेपर को अगर हम खोलेंगे तो पहले ये ऊपर की तरफ खुलेगा, और जैसे ही ऊपर की तरफ खुलेगा तो हमारे पास लेफ्ट साइड का पूरा पोर्शन आ चुका होगा। उसके बाद आपको पता है कि ये लेफ्ट से इस तरफ खुलेगा क्योंकि हमने पेपर को लेफ्ट में फोल्ड किया था, तो अब राइट साइड को जब अनफोल्ड करेंगे तो राइट साइड में जाएंगे। यानी आपके पहले चरण में आपके पास जो चीजें हैं वो आपका ये एलिमेंट ऊपर की तरफ खुलेगा, और ये जब ऊपर की तरफ खुलेगा तो ये वाला हमारे लिए दर्पण की तरह काम करेगा, और जब दर्पण की तरह काम करेगा तो ये वाला स्क्वायर आपका यहां पर इसका इमेज यहां पे बनेगा, और ये वाला ट्रायंगल ऊपर की तरफ बनेगा, लेकिन ऊपर की तरफ बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा, इस तरीके से ये बनेगा। समझ में आया? अब आपके पास जो पेपर है वो इतना खुल चुका है। अब ये राइट साइड में खुलेगा। क्यों खुलेगा राइट साइड में? क्योंकि हमने यहां से लेफ्ट को इसको बंद किया था, है ना, लेफ्ट से राइट को बंद किया था। अब जब ये खुलेगा तो ये वाला ट्रायंगल का जो मिरर इमेज है यहां पे बनेगा, ये जो स्क्वायर है ये आपको यहां दिखेगा, ये जो स्क्वायर है इसका इमेज यहां पे मिलेगा, और ये वाला आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अब देख लो दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कहां पे आपको नजर आ रहा है, और ये वाला जो ये वाला है ना, ये वाला किधर को दिखेगा, इस तरीके को दिखेगा जब ये ऊपर की तरफ खुलेगा, और ये वाला जो आपके पास जब इधर खुलेगा तो ये एरो ऐसे और ये एरो ऐसे। आपको ऐसा कहां पे नजर आता है? सिर्फ केवल ऑप्शन 2 ही ऐसा है जो आपका सेम टू सेम ऐसा बन रहा है, ठीक है ना। तो जब पेपर खुलता है तो खुलने में भी यह मिरर इमेज की तरह वर्क करता है, और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप यहां बताया कि किस तरीके से आपका पेपर, और एक बात जरूर ध्यान रखना, जिस तरीके से पेपर फोल्ड होता है खुलता भी उसी तरीके से है, ठीक है ना। तो फिर आपके पास ये बनेगा और आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न पूछा गया आपके पास वो पूछा गया है एनालॉगी से, और एनालॉगी में क्या पूछा गया आपके पास, ये देखिएगा। ये आपके पास एक सेट दिया हुआ है, दूसरा सेट यह दिया हुआ है। आपको क्या करना है, इन सेट का जो सिमिलर सेट है वो सेलेक्ट करना है, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा गया, उस सेट का चयन कीजिए जिसमें नंबर उसी तरीके से रिलेट करते हैं जैसे वो दिए गए सेट में हैं। तो एक बार इसको ट्राई कीजिएगा, आंसर देखते हैं क्या आना चाहिए। चलिए देखिएगा इसको, फिर आते हैं इसके सॉल्यूशन पे, किस तरीके से आना चाहिए। थोड़ा सा समस्याएं आ सकती हैं। चलिए इतना समय पर्याप्त है इसके लिए। अब देखते हैं इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर है वो किस तरीके से आना चाहिए। देखो अगर आप सेट को गौर करें, सेट को अगर आप देखें तो यहां देखिएगा, इसको ये लीजिएगा, मैं केवल इतना विजुलाइज करता हूं। अगर आप सेकंड वाले को और थर्ड वाले को ऐड करते हैं तो कौन सा मिलेगा आपको? फर्स्ट वाला। मतलब सेकंड और थर्ड को आपस में अगर आप जोड़ेंगे तो आपको फर्स्ट वाला मिलेगा। देखा कैसे? 5 4 9 4 8 12, एक और एक, दो और एक, तीन। यहां भी कंफर्म करो, एक और 6 7, दो और 4 6, तीन और 2 5। तो यानी आपके पास रिलेशन क्या बना? सेकंड प्लस थर्ड इक्वल टू फर्स्ट। अब देखते हैं ऐसा कहां पे मैच करता है। पहला ऑप्शन 5 1 6, 2 5 7, दो और 4 6, तो कहां मैच कर गया आपका? केवल पहले ही ऑप्शन में ये आपका मैच कर चुका है। इसका मतलब इस प्रश्न के लिए आपके पास जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपके पास ऑप्शन फर्स्ट। और लॉजिक क्या लगा? सेकंड और थर्ड को जब आप ऐड करेंगे तो पहले के बराबर आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके पास फिर से दिया गया सीरीज का क्वेश्चन, और इसको एक बार थोड़ा सा गेस कीजिएगा कि आपके पास ये दिया गया और कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसको आगे कनेक्ट करेगा।
ध्यान से इसको विजुलाइज कीजिएगा, सीरीज का क्वेश्चन है, किस तरीके से होगा तो समझिएगा इसको एक बार। तो आपने इन चीजों को विजुलाइज किया होगा, और अगर आपने देखा होगा, थोड़ा सा इसको गौर करके देखिएगा, मैं इसको जूम करता हूं आपके लिए। जब आप इस बॉक्स से इस बॉक्स में जाएंगे तो यहां पर ये वाला सेगमेंट को शेडेड किया गया, और उसके बाद एक गैप के बाद दूसरे को शेडेड किया गया। जब आप दूसरे से तीसरे में जाएंगे तो यहां देखिए ना, अब ये वाला पोर्शन आपका शेडेड है, तो जो पूर्व में शेडेड था उसके दो गैप के बाद, देखो पहले में उसने एक का गैप रखा, दूसरे में दो का गैप रखा, और फिर ये शेडेड आया। अगले में 3 का गैप रखेगा, तो 1 2 3 का गैप रखेगा, तो ये वाला आपका शेडेड हुआ। यानी अगले में 4 का गैप रखेगा, यानी 1 2 3 4, यानी ये वाला हिस्सा आपका शेडेड होना चाहिए। और ये वाला अगर हिस्सा अगर आप देखें तो शेडेड कहां पे दिखाई दे रहा है आपको, देखो फिर से समझिएगा। पहले में 1 का गैप रखा तो ये वाला शेडेड आया, अगले में अगर आप देखें तो 2 का गैप आया, ये वाला हिस्सा शेडेड हुआ। ठीक है, ये वाला हिस्सा, यानी पहले में यहां से यहां 1 का गैप, यहां से यहां 2 का गैप। जब मैं यहां से यहां जाऊंगा तो 3 का गैप रखूंगा, और 3 का गैप का मतलब ये हुआ 1 2 3, तो ये वाला हिस्सा आपका शेडेड आया। यानी अगले से अगले में जाऊंगा तो 4 का, अब ये वाला ऑलरेडी है, 1 का गैप, 2 का गैप, 3 का गैप, 4 का गैप, यानी ये वाला हिस्सा आपका शेडेड होना चाहिए। और ये आपको केवल कहां दिखाई दे रहा है, ऑप्शन 4 में। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए जो आपके पास सही आंसर आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑप्शन 4। ठीक है, चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ये आपके पास एम्बेडेड फिगर से दिया गया, और एम्बेडेड फिगर में क्या कहा गया, ये आपके पास जो 4 ऑप्शन है इनमें से ऐसा कौन सा हिस्सा है जो ऊपर वाले बड़े डायग्राम में छुपा हुआ है। एक बार इसको विजुलाइज कीजिएगा, फिर चीजों को समझते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अगर आप यहां पे चीजों को थोड़ा देखते हैं तो देखिए जरा, ये वाला हिस्सा ऑप्शन 4 को देखिएगा, ये वाला हिस्सा, जो ये हिस्सा ये दिया गया आपके पास इस तरीके से, ये वाला हिस्सा ऑप्शन 4 को ध्यान से देखना, ये आपको कहां नजर आता है, ये वाला जो शेडेड, इसको डार्क ग्रे 4 वाला देखो, ये वाला हिस्सा, ये देखिएगा, ये आपके पास वो हिस्सा है जो छुपा हुआ है, ये देखिएगा, मिला 4 वाला। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए जो आपके पास सही आंसर आना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, 4 वाला, क्योंकि यही वो हिस्सा है आपके पास जो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या है, हिडन है। तो आपको विजुलाइज हो गया होगा, मैंने अभी आपको शेडेड करके दिखाया था, तो आंसर क्या बनेगा इसका, 4 वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न किस तरीके से है, देखो अगला प्रश्न है, ये सीरीज का है, और सीरीज में भी जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिक सीरीज नहीं, आपके पास अल्फाबेटिक सीरीज है। और आपको पता है जब भी अल्फाबेटिक सीरीज आपके पास एग्जाम में बन के आता है तो केवल आपको प्लेस वैल्यू से ही काम चलाना है, और प्लेस वैल्यू से इसका आंसर आ जाएगा। एक बार इसको ट्राई करने की कोशिश करिएगा कि इस प्रश्न के लिए आपके पास सही आंसर क्या आना चाहिए, केवल प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्लेस वैल्यू याद नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखो 7 ये आपका 13 होता है, ये आपका 19 होता है, तो जरा एक बार गैप चेक करना,
7 और 6 13, 13 और 6 19, 19 में 6 ऐड कीजिएगा 25, 25 का मतलब शुरुआत किससे होनी चाहिए, y से। सारे के सारे y वाले हैं। दूसरा देखो O और V, O होता है आपका 15, V होता है आपका 22, 15 और 7 22, गैप चेक करना। V के बाद C, अब C को 3 मत करना, आपको पता है C की पोजीशन 29 भी होती है, C की पोजीशन 29 भी होती है। 15 और 7 22 और 7 29, तो 7 का डिफरेंस आ रहा है। 29 में 7 ऐड करो, 29 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 और 7 16, 36। 36 किसका होता है, 36 होता है J का। 36 कौन से लेटर की पोजीशन होती है, J की। क्यों, क्योंकि अगर मैं 26 में 10 जोड़ूंगा तो 36 आएगा और 10 पे कौन होता है, J। इसका मतलब Y के बाद क्या आना चाहिए, J आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट, थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट, YJ YJ। अब केवल तीसरे को चेक करना। अगर हम तीसरे को चेक करें तो देखो WEM, अच्छा W का मतलब आपको पता है, W की जो लेटर पोजीशन होती है वो कितना होता है, 23। थर्ड लेटर को चेक करें, E आपके पास 5 होता है, 5 के अलावा कितना होता है, 31। और अगर आप यहां जाए तो कितने का अंतर आया, 8 का। अगले में जाएं, W से E में गए, E के बाद M, अच्छा M की पोजीशन कितना होता है, 26 से ज्यादा। M को आपका पता है M का लेटर पोजीशन 13 होता है। यहां पे देखिएगा M का लेटर पोजीशन 13 होता है। अगर 13 में मैं 26 जोड़ूं तो आपके पास कितना बनेगा, ये 39। तो M का जो पोजीशन होता है वो 39 भी होता है। और अगर आप 39 को देखें तो फिर 31 में कितना जोड़ें, 8 का। तो लेट क्या बना, सीक्वेंस क्या बना, पहले लेटर में 6 का गैप है, दूसरे लेटर में 7 का गैप है, तीसरे लेटर में 8 का गैप है। और अगर 8 का गैप होगा तो यहां देखिएगा ये वाला देखो, W आया, W से E आया, E से M आया। अच्छा M का मतलब हो गया आपके पास, अभी मैंने कहा था M का लेटर पोजीशन कितना हो गया आपके पास, 39। 39 में अगर आप कितना ऐड करेंगे, देखो पहले क्या कहा था, पहले में 6 का गैप, दूसरे में 7 का गैप, तीसरे में 8 का गैप। और जब आप इसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 47 आएगा। 47 कौन से लेटर का पोजीशन होता है। अच्छा आप 26 में कितना जोड़ें कि 47 आ जाए, तो आपका आंसर क्या होगा, 10 और 7 17 और 4, 17 और 4 कितने होंगे, 21। 21 जोड़ने पे आपका 47 आएगा। और लेफ्ट से 21 कौन होता है, U होता है। इसका मतलब YJ के बाद जो अगला है लेटर वो आपका C नहीं, U होना चाहिए। तो इस प्रश्न के लिए आपके पास सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। और ये सारी चीजें हमने सीखा हुआ है कि ये कैसे बनता है, क्योंकि आपको पता है कोई भी जो अल्फाबेट होता है उसका जो पोजीशन है 1 से 26 तो होता ही है, उसके अलावा 27 से 52 तक भी होता है। और 27 किसका होता है, A का, 28 किसका होता है, B का, 29 किसका होता है, C का, 30 किसका होता है, D का। और इसी तरीके से सीक्वेंस आपका 52 तक चलता है। तो यहाँ कुछ लॉजिक आपका 26 के बाद का लगा, तो मैंने आपको चीजें यहाँ पे अच्छी तरीके से समझाई किस तरीके से होता है। तो इसको फिर आप देखना, आंसर क्या बनेगा आपके पास, ऑप्शन 4। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न आपके पास क्या है, अगला प्रश्न आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। उसने कहा अगर प्लस को ये कहा जाए, माइनस को ये कहा जाए, तो फिर आपका इसमें सही सीक्वेंस क्या बनना चाहिए। ये प्रश्न भी आपका बेहद आसान है। अब देखो क्या होगा। इसने कहा A का मतलब प्लस है, तो चलो A का मतलब प्लस है तो प्लस लगा लो। इसने कहा B का मतलब इंटू है, B का मतलब इंटू है तो B को इंटू लगा लो। B को क्या लगा लो आप, इंटू लगा लो। तो यहाँ पे B को एक बार ये लीजिएगा, B को लिखा इंटू। अच्छा C का मतलब माइनस है तो C का मतलब माइनस है तो C तो यहां दिया नहीं। D का मतलब डिवाइड है, D का मतलब डिवाइड है तो D को क्या रखा, डिवाइड रखा। ये आपका कुछ इस तरीके से बना। और इसने ये कहा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए, तो चलो चेक करते हैं एक बार। 145 प्लस 27 डिवाइड 3 इंटू, इस वैल्यू को हमने निकालना है, ये बराबर आना चाहिए किसके, 163 के। बस तो क्या करना है, केवल आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। किस तरीके से आएगा देखो, 145 प्लस कितना आ जाएगा 9 इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर कितना 163। 9 और क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है आपका 163 माइनस 145। तो कितना बनेगा आपके पास है, देखो 13 में से 5 गया आपके पास 8 बचा, यहाँ 5 में से 4 गया 1, यानी 9 और क्वेश्चन मार्क ये बराबर कितना होगा 18। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18/9, यानी क्या आएगा यहाँ पे 2।
यानी यहां पर जो आपके पास एक क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या आना चाहिए, 2। तो ये इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। केवल आपने सिंबल को पुट करना था, आपका आंसर बनता हुआ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न को एक बार ट्राई कीजिएगा, इसमें क्या बनना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को अगर आप देखिएगा तो इसमें भी आपको केवल सिंबल को पुट करना है और आपके पास क्या बनेगा। देखो प्लस का जो मतलब है वो इनटू है, प्लस का मतलब क्या हो गया इनटू, इनटू का मतलब क्या हो गया माइनस, इनटू का मतलब क्या हो गया माइनस, माइनस का मतलब क्या हो गया डिवाइड, तो माइनस का मतलब हो गया यहाँ पे डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पे लगा लो प्लस। अब क्या करेंगे, केवल चीजों को सही करना है। देखो आपके पास है 9 × 3 +2 -135 डिवाइड 15। अच्छा सबसे पहले हम 15 से डिवाइड ही करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये तो आ गया 27 +2 माइनस कितना आएगा, ये 15 का डिवाइड कितनी बार होता है, 9 टाइम होता है। अब देखो 27 और ये 2 कितना हो गया 29, 29 - 9, तो 29 - 9 कितना आएगा आपके पास आंसर आएगा ऑप्शन 1। ठीक है, तो आपके पास सही आंसर इसके लिए ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न इसमें दिया गया है वो है आपका 41 वाला, और इसमें आपको दिया गया है कि आपने इन शब्दों को डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है। और डिक्शनरी ऑर्डर में अगर आपने लगाना है तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं कि कौन सा इसमें से सही जवाब होना चाहिए। अब डिक्शनरी ऑर्डर किस तरीके से लगाना है एक बार देखिएगा उसको। अगर आप इन शब्दों को डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना चाहते तो सबसे पहले आप इसमें क्या करें कि लेटर की पोजीशन को एक बार देख लें। लेटर की पोजीशन को देखने का मतलब ये है कि हमने यहां पे देखा कि पहले 3 लेटर REA REA REA, इन सभी शब्दों में ये पहले 3 लेटर क्या हैं, एक जैसे हैं। तो इन 3 लेटरों से तो पता नहीं चलेगा आपके पास कि क्या कौन सा शब्द पहले आना चाहिए। अगर आप चौथे लेटर की बात करें, ये आपका 12 नंबर है, चौथे नंबर की प्लेस वैल्यू जो D है, D का मतलब 4, चौथा है C का मतलब 3, L 12, ये C 3, L कितना हो गया 12 हो गया। अब इनमें अगर आप देखें तो सबसे पहले कौन सा शब्द आना चाहिए, जो सबसे छोटा है, और सबसे छोटा कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है आपको, 3 नंबर वाले जो है वो सबसे छोटे हैं, लेकिन 3 वाले भी 2 है। अब इन तीनों में पहचानते हैं अगला कौन सा आना चाहिए। देखो REAC REAC यहां तक तो एक जैसा है। अब देखो इसका जो अगला नंबर देखेंगे, H का मतलब 8 और T का मतलब 20, तो आपको पता है कि 8 और 20 में से पहले कौन आना चाहिए, 8 वाला। 8 वाला मतलब 3 नंबर पे जो आपका शब्द है। अगले पे आएगा ये वाला, यही 3 वाला जिसका अगला 20 है, 20 का मतलब 3 के बाद 5, और अगर 3 के बाद 5 आना चाहिए तो पहला ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया। अब आपका 3 और 3 वाले में तो हमने डिसाइड कर लिया कि कौन सा आना है, ये दोनों आपके गए। अब इसके बाद जो अगला आना चाहिए वो 4 वाला आना चाहिए, क्योंकि ये है। तो फिर अगला आएगा 3 5 2, अगर 3 5 2 है तो चौथा ऑप्शन एलिमिनेट, 3 5 2 है तो तीसरा ऑप्शन भी एलिमिनेट। तो इस प्रश्न के लिए जो आपके पास सही जवाब आना चाहिए वह आना चाहिए ऑप्शन 2, कि इसमें अगर आप इनको ऑप्शन 2 के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो यह डिक्शनरी ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। हम केवल इतना ही डिसाइड करेंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि कहीं भी ऑप्शन इससे आगे मैच नहीं हो रहा है, तो बाय डिफॉल्ट आंसर कौन सा बनेगा, दूसरा ऑप्शन बनेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहां अगला जो क्वेश्चन है ये है आपका डिस्टेंस और डायरेक्शन से, दिशा एवं दूरी से। और दिशा और दूरी में क्या दिया गया, आपको पूछा यह गया व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ई। ई के रिस्पेक्ट में ए कहां होगा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ई। ई के रिस्पेक्ट में ए कौन सी जगह पर होगा, यानी आपने दिशा को बताना है। और अगर आप इस प्रश्न को देखें तो इसमें बीच की दूरी नहीं दिया गया, और जब बीच की दूरी नहीं दिया गया तो हम अधिकतर सॉरी हम यह लेके चलते हैं कि अगर बीच की दूरी नहीं दी गई है तो हम 2 पॉइंटों का कभी भी डायरेक्शन नहीं निकाल सकते। लेकिन इसमें क्या दिया गया कि आपके जितने भी पद हैं वो ग्रिड पैटर्न में हैं। ग्रिड पैटर्न का मतलब है कि बीच की दूरी आपको एक जैसा ही, एक यूनिफॉर्म या एक क्या कह सकते हैं उसको, कि निश्चित दूरी आपने मान लीजिए कि उन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी फिक्स है, कोई भी कांस्टेंट लेके चलेगा। जैसे हमने उन बीच की दूरी 4 मीटर ही मान लिया,
बस। तो डिस्टेंस कोई भी माने तो हर एक पॉइंट के बीच की जो दूरी होगी वह एक फिक्स दूरी होगी। मान लीजिए आपने 4 मीटर 4 किलोमीटर कुछ भी कंसीडर, तो सभी दो पॉइंटों के बीच की दूरी फिर एक जैसी ही होगी। तो उसको ग्रिड पैटर्न कहा जाता है, और ग्रिड पैटर्न में बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कांस्टेंट होती है। तो फिर इस प्रश्न को बताएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। आपके पास 4 ऑप्शन भी उपलब्ध हैं। फिर देखते हैं कि ग्रिड पैटर्न में इन प्रश्नों को किस तरीके से करना है, उसको समझेंगे। फिर बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको लगाने की कोशिश कीजिएगा एक बार। बीच की दूरी तो हमने एक जैसा मान लेना है, लेकिन डायरेक्शन वही आएगी जो प्रश्न में दिया गया है। डायरेक्शन आपको वही मानना है जो प्रश्न में दिया हुआ है। अगर कोई नॉर्थ वेस्ट में है तो वो नॉर्थ वेस्ट में ही होना चाहिए, बस दूरी को कांस्टेंट मान लीजिएगा। बड़ा अच्छा प्रश्न है, कीजिएगा। और अभी आपका मैंने शुरुआत में, वीडियो की शुरुआत में ही बताया था आपको कि सीपीओ के फॉर्म आपके ऑलरेडी आ चुके हैं, तो आप उसको देखिएगा, बहुत फ्रूटफुल होगा। और ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे उसमें, बस हमें टाइमिंग कम से कम लेके अधिक से अधिक प्रश्न को अटेम्प्ट करना है। चलिए कोशिश करते हैं इस प्रश्न में किस तरीके से आना चाहिए। देखो, सबसे पहले आपके पास कहा गया बी वेस्ट में है ई के, ठीक है। चलिए तो हम पहले एक रफ स्केच सा बनाता हूं कि आपके पास जो बी होना चाहिए वो वेस्ट में होना चाहिए किसके, ई के। रफ स्केच बन रहा है, फिर इसको कंबाइन करेंगे। ए नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए बी का। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट सभी को पता है, तो उसने कहा जो ए है वो नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए बी के। तो बी के रिस्पेक्ट में ए कुछ इस तरीके से आना है। पहले क्या कीजिएगा, समझिएगा इसको। पहले मैं क्या करता हूं कि इसको अलग अलग फॉर्म में रखता हूं, बाद में पूरे डायग्राम को कंबाइन करेंगे, फिर समझते हैं क्या होना चाहिए। डी साउथ ईस्ट में है एफ के। अच्छा, डी को कहा गया साउथ ईस्ट में है एफ के। तो चलो, अगर डी साउथ ईस्ट में है एफ के, तो यही तो डायरेक्शन आपकी साउथ ईस्ट होती है कि एफ के साउथ ईस्ट में होना चाहिए डी, यही तो कहा गया डी साउथ ईस्ट में एफ के। सच दैट, आगे लिखा हुआ है सच दैट एफ नॉर्थ वेस्ट में है ई के। एफ कहां है, नॉर्थ वेस्ट में है ऑफ ई। एफ कहां होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए किसके, ई के। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट भी आपको पता होगा कौन सा होता है नॉर्थ वेस्ट, सभी को पता है ना। नॉर्थ वेस्ट आपका इस तरीके से होना चाहिए, ये आपका नॉर्थ वेस्ट है। कौन होना चाहिए, एफ आपका नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए ई के। तो एफ आपका कुछ इस तरफ होगा। अगला देखना, डी साउथ ईस्ट में है किसके, ई के। अच्छा, डी साउथ ईस्ट में होना चाहिए ई के। तो मैं फिर एक और बना लेता हूं, यहां पे इस तरीके से होना चाहिए कि जो आपका डी है यही तो साउथ ईस्ट होता है। देखो, एफ और ई से एफ इस दिशा में होना चाहिए, ई से डी इस दिशा में होना चाहिए। अगला देखिएगा, इफ सी इज साउथ वेस्ट ऑफ ई, यदि, इसको देखना, ये वाली लाइन क्या कहा गया इसमें, इफ सी, ये वाला हमने कह दिया था, इफ सी इज साउथ वेस्ट ऑफ ई, इफ ये लिख दिया साउथ वेस्ट में ई के, और ये इस तरीके से रख दिया गया। तो क्या कहा गया, डी को भी हम रख चुके हैं, डी को साउथ ईस्ट में रख दिया, डी को साउथ ईस्ट में रख दिया गया। अच्छा, इफ सी, अब सी की बारी है, सी को कहां रखना है, साउथ वेस्ट में। अच्छा, अगर आप साउथ वेस्ट की बात करें तो यही होता है आपका साउथ वेस्ट, इस तरफ को, यही तो होता है ना साउथ वेस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट। कहा गया अगर सी साउथ वेस्ट में है किसके, ई के। अगर ई के साउथ वेस्ट में सी है तो फिर आपको बताना है ए विद रिस्पेक्ट टू ई। अब क्या करना है, इन सभी को आपने कनेक्ट करना है। अब सभी को कनेक्ट करेंगे तो देखो, मैं इसको क्या करता हूं, अब इनको असेंबल करने की कोशिश करते हैं ताकि स्टेटमेंट भी कॉन्ट्राडिक्ट ना करे। समझिएगा, सबसे पहले ये हमने क्या किया, सबसे पहले बी जो है वेस्ट में है किसके, ई के। तो ई के वेस्ट में किसको रखा, बी को। अच्छा, बी के इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन कौन सा हो गया, नॉर्थ वेस्ट। बी के नॉर्थ वेस्ट में ए है, और अगर बी के नॉर्थ वेस्ट में ए है तो मैं कुछ इतना मान लेता हूं कि बी के नॉर्थ वेस्ट में किसको मान लिया, ए। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। आगे देखना, ये भी आ गया। आगे कहा गया था आपके पास, अब देखो बी आ चुका है, ई आ चुका है, ए आ चुका है। अब आप किसको रखिएगा, हमारे पास बी ए ई, देखो ना, बी ए ई आ चुके हैं। अब कहा गया ई के इस तरफ, कहां, साउथ ईस्ट में, ई के साउथ ईस्ट में डी है, और अगर ई के साउथ ईस्ट में डी है तो हमने कहीं इस जगह पे किसको मान लिया कि ये कौन है, आपका डी है, तो ये भी रख दिया। अच्छा, ई के नॉर्थ वेस्ट में एफ होना चाहिए, ई के नॉर्थ वेस्ट में एफ होना चाहिए, और अगर ई के नॉर्थ वेस्ट में एफ है तो ये रहा आपका ई का नॉर्थ वेस्ट कुछ ये होता है। मान ले जाए यहां पे आपका कौन सा पॉइंट है,
एफ पॉइंट है ई के नॉर्थ वेस्ट में, तो ये भी रखा ई के नॉर्थ वेस्ट में एफ। अच्छा, एफ के जो एफ का साउथ ईस्ट है, एफ के साउथ ईस्ट में कौन होना चाहिए, डी होना चाहिए। और यहां से देखो ये कंफर्म भी है, एफ के साउथ ईस्ट में कौन आया, डी आया। आगे देखते हैं, ई के साउथ वेस्ट में सी होना चाहिए, ई के साउथ वेस्ट में कौन होना चाहिए, सी होना चाहिए। और ई के साउथ वेस्ट में अगर आप सी को रखें तो ये हमने मान लिया कि ये इस तरीके से आया। कोई पॉइंट बचा आपके पास, कोई पॉइंट बचा नहीं बचा। क्या प्रश्न पूछा गया, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ई। अब देखो ये जो डायग्राम बना, आपको यह बताना है कि जो आपका ए है वो कहां है ई के रिस्पेक्ट में। तो अगर आप ई के रिस्पेक्ट में ए को देखें, ये देखो इन दो पॉइंटों की बात कर रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ई। ई के रिस्पेक्ट में ए कहां है, अगर ई के रिस्पेक्ट में अगर आप ए को देखें तो ये कौन सी दिशा है, नॉर्थ वेस्ट। तो इस प्रश्न के लिए जो आपका आंसर आना चाहिए वो ऑप्शन थर्ड होना चाहिए कि ई के रिस्पेक्ट में ए कहां है, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को आपने अटेंड करना है। ग्रिड पैटर्न का मतलब यह होता है कि किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच की दूरी, यानी हर एक पॉइंट, अगर बीच की दूरी ना दिया हो तो हर एक पॉइंटों के बीच की दूरी को आपने कांस्टेंट वैल्यू लेके चलना है, तभी आपका प्रश्न का आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला जो प्रश्न है आपके पास वो कोडिंग डिकोडिंग से दिया हुआ है और आपको पूछा गया कि ई का कोड क्या होगा। ऐसे प्रश्न हमने बहुत सारे अटेम्प्ट किए हैं सीपीओ के उसमें कि कैसे यहां आंसर आपका बनता है, तो ट्राई कीजिएगा आप साथ साथ में कि ई का कोड क्या है। और जब भी ऐसा प्रश्न होता है तो क्या करना होता है, समझिएगा। LIFE ये आपके पास एक दिया गया LIFE, इसका जो कोड है कितना गिवन है आपके पास, 9351। दूसरा जो वर्ड दिया गया वो दिया गया NEAR, और NEAR का कोड देखिएगा क्या दिया गया आपके पास, 4692। आपको किसका कोड पूछा गया है, ई का कोड पूछा गया। तो एक काम करें, देखो ई कहां कहां पर है आपका, पहले और यहां पे ई है। क्या ई के अलावा इन दोनों में कोई और कॉमन है, कोई भी और कॉमन नहीं है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों जगह है, तो सिर्फ 9 ही होगा। तो फिर आपके पास ई का कोड क्या बनेगा, 9। और बहुत समय नहीं लगेगा, 10 से 12 सेकंड में ये प्रश्न भी आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपके पास, अगला प्रश्न है आपका सीपीओ का फेवरेट क्वेश्चन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, और किन्हीं दो साइन को चेंज करने को कह रहा है। और क्या कहा, एक बार क्वेश्चन को देखिएगा। इसमें यह कहा गया कि दिए गए समीकरण को अगर आपने सही करना है तो ऐसे कौन से दो साइन हैं जिनको हम बदल दें तो हमारा आंसर सही हो जाए। और आपको मैंने हर एक बार ऐसा कहा है कि अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप केवल डिवाइड पे फोकस कीजिएगा। डिवाइड पे दिए गए समीकरण को किन दो चिन्हों को आपस में बदलना है। पहला कहता है डिवाइड और माइनस को बदल दो, यानी डिवाइड की जगह माइनस लिख दो, माइनस की जगह किसको लिखो, डिवाइड। अगर मैं माइनस की जगह डिवाइड को रखूंगा, बाई चांस यहां पे डिवाइड को रखता हूं, तो क्या ये डिवाइड सेटिस्फाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो मैं एक पल के लिए इस ऑप्शन को अभी नहीं रखूंगा। ठीक है, दूसरा डिवाइड और प्लस, कहता है प्लस की जगह डिवाइड रखो, डिवाइड की जगह प्लस रखो। अब यहां पे फोकस करना इस वाले में कि अगर मैं यहां प्लस की जगह डिवाइड रख दूं तो क्या ये चीजें सेटिस्फाइड हो पाएंगी, बिल्कुल हो पाएंगी। अगर आप डिवाइड रखेंगे तो 5 का डिवाइड 85 में हो जाएगा। चलो पहले इसी को चेक कर लेते हैं क्योंकि ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा यहां पे 114। अच्छा डिवाइड की जगह क्या आना है, डिवाइड की जगह प्लस, प्लस की जगह डिवाइड, तो डिवाइड की जगह क्या लिख लो, प्लस। फिर कितना आएगा 85, प्लस की जगह क्या लिख दो, डिवाइड लिख दो। इस तरीके से देखो बाकी एज इट इज रहेगा। डिवाइड के बाद क्या है यहां पे आपके पास 5 दिया गया, फिर इनटू 4 माइनस 33 इज इक्वल टू कितना हो गया 149। अब इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं कि चीजें बनेगा नहीं। आपका ये आएगा 114, ठीक है, प्लस 5 का डिवाइड 85 में कितने टाइम्स होगा, 17 टाइम्स, इनटू 4 और माइनस 33, बस हो गया। क्या बनेगा 114 प्लस कितना आएगा 68 और माइनस 33। एक बार यूनिट डिजिट की सहायता लेते हैं। 8 और 4 कितने हो गए 12, 12 में से 3 गया 9, यानी इसकी यूनिट डिजिट भी 9 है, सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए आपके पास, ऑप्शन 2 होना चाहिए। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन 2।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके पास जो दिया गया है वो दिया गया है डाइस से, और ध्यान से इसके इंस्ट्रक्शन को पढ़िएगा। प्रश्न में कहा क्या गया उसके इंस्ट्रक्शन को एक बार पढ़िएगा। इंस्ट्रक्शन दिया गया, अगर आप इस ओपन डाइस को, ये रहा ओपन डाइस, इस ओपन डाइस को अगर आप बंद करते हैं, यदि दी गई सीट को एक घन बनाते हैं, बंद करके एक क्यूब का फॉर्म यानी एक डाइस बनाते हैं, तो फिर कौन सी जो आकृति है वो संभव नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज नॉट पॉसिबल, कौन सी फिगर पॉसिबल नहीं है। यहां ये नहीं कहा गया कि इसको बंद करने पे कौन सा आएगा, पूछा ये गया बंद करने पर कौन सा नहीं आएगा। यानी इन चार में से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो आपका बंद करके आएगा। अब देखो क्या होता है, तो सबसे पहले आप अपोजिट सरफेस निकाल लीजिएगा, और आपको पता है कि ओपन डाइस में क्या कहता है, एवरी अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, हर एक एकांतर क्रम में जो सतह होती हैं वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। यानी W के अपोजिट क्या मिलेगा आपको, N, T के अपोजिट क्या मिलेगा आपको, K मिलेगा, एंड के अपोजिट क्या मिलेगा आपको, M मिलेगा। तो ये आ गया हमको कि किसके अपोजिट क्या आएगा। अब आपको एक और क्या पता है, दो अपोजिट सरफेस कभी भी साथ नहीं आती हैं, दो अपोजिट सरफेस कभी भी साथ नहीं होना चाहिए। अब ऑप्शन डी को अगर चेक करें तो यहां N एंड T, N एंड T, ठीक है बिल्कुल N एंड T, कोई भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, मतलब ये भी डाइस बनेगा, और जो बनेगा वो हमारा आंसर नहीं है, जो नहीं बनेगा वो हमारा आंसर, यानी ये हमारा आंसर नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो पॉसिबल है। डब्ल्यू टी एंड बिल्कुल ये भी पॉसिबल है, इसको बंद करके ये भी बन सकता है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। एन एम के देखो ये भी कोई एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तो ये भी आंसर बन सकता है, यानी ये भी पॉसिबल है, ये भी हमारा आंसर। तो आंसर बनेगा कौन सा, फर्स्ट, क्योंकि यह पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एम एंड डब्ल्यू, एम एंड डब्ल्यू, आपको पता है एम और एंड एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, और हैं भी अपोजिट। यहां देखो एम और एंड एक दूसरे के विपरीत हैं, और दो अपोजिट सरफेस जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देने चाहिए, दोनों दिखाई दिए गए, इसका मतलब यही वाला जो डाइस है वो पॉसिबल नहीं है, बाकी सब के सब बन सकते हैं। और इसने पूछा भी वही था, कौन सा संभव नहीं है, तो यह वाला संभव नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न जो है आपका वो सीरीज का है, रिपीटेड पैटर्न यानी रिपीटेड कॉन्टिन्यूअस पैटर्न सीरीज का, और इसमें कहा गया इन ब्लैंक्स में हम दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन भरे ताकि ये आपको सेटिस्फाइड कर सके। ठीक है, एक बार कोशिश करना है इसको क्या आंसर आना चाहिए। देखो ऐसा क्वेश्चन को करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि क्या करते हैं, इसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करते हैं। इसमें एलिमेंट कितने हैं, 2 4 6 8 10 12 13 14 15, इसमें जो टोटल एलिमेंट है वो 15 है। अब 15 दो तरीके से डिवाइड हो सकते हैं, या तो 3 एलिमेंट के 5 पेयर बनेंगे, या फिर 5 एलिमेंट के कितने पेयर बनने चाहिए, 3 पेयर बनना चाहिए। अब इन दोनों में से कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड करेगा, या तो 3 एलिमेंट के 5 पेयर बनेंगे, या 5 एलिमेंट के 3 पेयर बनेंगे। अब अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रायोरिटी किसको दे। देखिए प्रायोरिटी किसी को भी दीजिएगा, दोनों आपको पता है किसी से भी शुरुआत कर लीजिएगा, अगर एक से नहीं बनेगा तो दूसरे से 100% बनेगा। अब इसमें कोई प्रायोरिटी नहीं है, तो एक बार करना, हम 5 का सेट बना के चलते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब जैसे ही 5 का सेट बनाया तो हमने देखो ये वाला को ट्राई किया, पहले 5 के 3 पेयर बनाए, 5 के 3 पेयर बनाए, तो देखो इसका पहला एलिमेंट क्या है, P, इसका भी पहला एलिमेंट क्या है, P, तो कोशिश करते हैं कि इसका पहला एलिमेंट भी क्या रख दें, P रख दें, तो ये बना PCE। अच्छा क्या बना, इसका तीसरा एलिमेंट देखो E, इसका तीसरा एलिमेंट देखो E, तो इसका भी जो तीसरा एलिमेंट है उसको क्या रख दो, E रखा। अब धीरे धीरे बन रहा है, E के बाद H, E के बाद H, तो यहां भी E के बाद क्या रखो, H रखो, रखा। क्या बना, PCEHZ, तो यहां भी इसको कंफर्म कर लो, PCEHZ, PCEHZ, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, CEZPHCZ,
जिस ऑप्शन में आपको ये मिल जाए वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और ये आपको कहां पे दिखाई दिया, ये आपको दिखाई दिया गया है ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो ये आपका 5-5 एलिमेंट के 3 पेयर में बन चुका है। अगर आप इसको 3 एलिमेंट के 5 पेयर में चेक करेंगे तो फिर ये आपको एक पैटर्न नहीं बनाई देगा, तो फिर हमें दूसरे में मूव कर लेना था अगर यहां से शुरुआत करते तो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 47 47वां जो प्रश्न है आपकी आज की क्लास का, वो आपको दिया गया है कोडिंग डिकोडिंग से। और कोडिंग डिकोडिंग में ये आपको पूछा गया है कि बताइएगा जो इज है, इज वर्ड के लिए कोड क्या होना चाहिए। और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बहुत बार करवाया हुआ है, कैसे करते हैं इसको एक बार डिटेल में देखना। इसने कहा गुड मॉर्निंग, जो गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग का कोड आपको दिया गया है MUDU। दूसरा है अर्ली मॉर्निंग टी, तो इसको भी लिख लो, हालांकि एग्जाम में ऐसा नहीं करना, मैं केवल समझा रहा हूं। अर्ली मॉर्निंग टी, आपने इसको शॉर्टकट में करना है सीधे यहीं से। अर्ली मॉर्निंग टी को दिया गया DUTUSE। देखो जब भी आप इसको नोट डाउन भी करेंगे ना कॉपी में, रफ शीट में करते हुए जब सॉल्यूशन करेंगे, तो शब्दों को बड़े ध्यान से देखना। ये नोट करते हुए भी कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं। अगर आप देखना टी इज अर्ली, टी इज अर्ली, ये आपको दिया गया। और इसका जो कोड गिवन है वो क्या है, SERETU। चलिए कंप्लीट हुआ, कुछ और बचा हुआ है नहीं। इसने पूछा था आपको किसका कोड, इज का कोड। अब देख लो इज कहां है। आपका जो इज है वो केवल थर्ड लाइन में है, इसका मतलब इसका कोड SERETU में से कोई एक होगा। क्या कहा मैंने, इसका जो कोड होगा SERETU में से कोई एक होगा। अब SERETU, अब देखो यहां क्या क्या है, TU भी उपलब्ध है। अच्छा DU तो इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि DU इस लाइन में नहीं है। RE हो सकता है क्योंकि वो है। MU होगा नहीं, MU भी नहीं होगा क्योंकि इस लाइन में MU नहीं। तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट। अब आंसर होगा या तो TU या फिर RE। अब देखो T कहां कहां कॉमन है, यहां पर कॉमन है, यहां पर कॉमन है। तो T का कोड देखो कौन सा हो सकता है, यहां देखो कौन सा दो है, SE। तो SE किसका कोड हुआ, TE का। हमारा आंसर अभी भी नहीं। अब देखो अगला देखना इसमें अर्ली। अर्ली कहां कहां पे दिया गया आपको, अर्ली यहां पर है, अर्ली यहां पर है। तो बताओ कौन सा एलिमिनेट होगा, कौन सा एलिमिनेट होगा यहां पे, SERETU। कौन सा एलिमिनेट होगा, देखो TU। तो क्या बचा, इज का कोड क्या होगा, RE। तो इस प्रश्न का जो जवाब आना चाहिए वो ऑप्शन थर्ड आना चाहिए कि इस प्रश्न में जो इज कहा गया था इसका कोड क्या होगा, RE। ठीक है, समझ में आ रहा है चीजें, चलेगा। बढ़ते हैं इसके 48 वाले प्रश्न में आज का। और 48वां जो प्रश्न दिया गया वो आपको दिया गया है सीरीज का, और ये ब्लैंक है। कहा गया कि भैया बताइएगा इस जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आना चाहिए। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं अल्फा सीरीज वाले, तो आपको केवल प्लेस वैल्यू से ही काम चलाना है और प्लेस वैल्यू से आंसर आ जाता है। प्लेस वैल्यू से कैसे आएगा उस चीज को समझिएगा। अगर हम V को देखें तो V का कोड होता है 22, पहला पहला उठा लीजिए। R 18 होता है, P 16 होता है, N 14 होता है। तो क्या पता चला, पहले पहले एलिमेंट में 2 का गैप है, 14 16 18। तो यहां पे इसका पहला एलिमेंट B आना चाहिए। B का मतलब शुरुआत किससे होनी चाहिए, T से। तो ये ऑप्शन खत्म, चौथा ऑप्शन खत्म। अब इनमें से कोई एक होगा। दूसरा एलिमेंट देखो, अगर दूसरे एलिमेंट की बात करें तो Q का मतलब 17, O का मतलब 15, N का मतलब 14, M का मतलब 13। तो देखो क्या बना दूसरा, 13 14 15 17। तो यहां पे क्या आना चाहिए, 16। 16 का मतलब क्या होता है, P। तो T के बाद क्या आना चाहिए, P। और अगर T के बाद P आएगा तो जो 2 बचे हुए ऑप्शन थे उनमें से कौन सा सेटिस्फाइड करेगा, पहला वाला। तो ये इस तरीके से बनेगा, इसमें भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। 5 से 10 सेकंड में या 5 से 7 सेकंड में आपका ये क्वेश्चन भी हो जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के सेकंड लास्ट क्वेश्चन में। सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया वो सीरीज से दिया गया है, और कहा गया है अगर आपके पास पैटर्न इस तरीके से बनता है तो जहां पर क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह इन 4 ऑप्शन में से कौन सा दिया गया। थोड़ा समय लगेगा, ट्राई कीजिएगा इसको, और इतना समय भी नहीं लगेगा कि क्वेश्चन ना बने।
1 मिनट के अंदर अंदर बन जाना चाहिए। थोड़ा पैटर्न को समझिएगा, फिर मैं बताता हूं कि इसमें आंसर आना क्या चाहिए। ट्राई कीजिएगा एक बार इसको। चलिए समझते हैं इसको किस तरीके से आपका बनना चाहिए। देखो अगर आप इसमें कुछ चीजें देखें, देखो आपके पास बीच में जो भी एलिमेंट है अगले डायग्राम में वो इस कोने में आ गया, मतलब जो भी यहां पे था अगली बार इस कोने में चला गया। कह सकते हैं कि जो बीच में था वो इस कोने में चला गया। इसको समझिएगा, यहां पर जो एलिमेंट था वो अगले में यहां पर चला गया, मतलब यहां पे बीच में जो भी रहेगा, केवल बीच वाला अपनी फिक्स पैटर्न को बना रहा है, केवल बीच नहीं और भी होंगे। ये जो सर्कल यहां पे था अगले में यहां चला गया, यानी सर्कल यहां पे, इसका मतलब अगले में क्या होगा, ये ट्रायंगल यहां पे जाएगा, तो इस कोने में आपको क्या आना चाहिए नजर, ट्रायंगल। अब देखते हैं ऐसे कौन से ऑप्शन है जहां ट्रायंगल नहीं है। चौथे में नहीं है, दूसरे में नहीं है, पहले में नहीं है, तो इसका जो सीधा सा आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन थर्ड। एग्जाम में तो यह अप्रोच आपने रखनी है, सिर्फ एक से ही काम बन गया, बाकी को भी पहचानते हैं। बाकी में क्या हुआ, देखो मैं एक दो और बता देता हूं बाकी में और क्या हुआ। कोई भी पोजीशन उठाइए, जैसे आपने ये वाली पोजीशन उठाई, यहां पर जो भी एलिमेंट था अगले में वो यहां चला गया, यानी इस जगह पे ऐसी कुछ हुआ। ये हुआ ना, नहीं ये वाला नहीं, ध्यान से देखना, ये ट्रायंगल उल्टा है, इस वाले को देखना। अगर आप देखें तो यहां पर जो भी एलिमेंट था वो अगले में कहां चला गया, इस जगह पे आ गया। यहां पर जो था वो यहां आ गया, यानी इस जगह पे आ गया। ये एलिमेंट जो इस जगह पे था लेफ्ट कॉर्नर में, वो यहां पे आ गया, यानी आपके पास यहां पर कौन सा एलिमेंट आएगा, ये वाला। ये वाला आपका कहां बनेगा, इस जगह पे। तो इससे भी आप सेटिस्फाइड कर सकते हैं, तो सिर्फ आंसर कौन सा बनेगा आपका, ऑप्शन थर्ड ही इस प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। ठीक है, ये समझ में सभी के आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन है आपका नंबर एनालॉगी, और नंबर एनालॉगी में इसने कहा आपके पास दो सेट दिए गए हैं, इन सेट के जैसा सिमिलर सेट कौन सा होगा, सेलेक्ट द सेट in which the following number related in the same way as the numbers are related in the following set। इन सेट में कुछ रिलेशन है, वही रिलेशन आपने दिए गए ऑप्शन में से चयन करना है, कौन सा होना चाहिए। 30 सेकंड का समय है, ट्राई कीजिएगा एक बार। फिर इस सेशन को भी, आज का जो सेशन है इसको खत्म करते हैं। ये आपका आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला जो सेशन होगा उसमें फिर अगले 25 क्वेश्चनों के साथ डिस्कस करेंगे, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। आप इसको लगाइएगा एक बार। देखिए दरअसल इस क्वेश्चन में सॉरी, लॉजिक क्या लगा, अच्छा प्रश्न है। पहला जो सेट है, इस पहले सेट के इन दो नंबर पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। दो छोटे नंबर, 120 काफी बड़ा नंबर है, 278 ये तो आसपास है, तो यहां देखना इसने क्या किया, जो 21 था 21 में से एक कम किया, जो 5 था इसमें एक जोड़ा। अगर मैं पहले नंबर में से एक कम कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 20। दूसरे नंबर में अगर मैं 6 जोड़ूंगा तो मुझे 5 में एक जोड़ूंगा तो मिलेगा 6, और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तीसरा नंबर। 20 छक्के 120। फिर से समझना क्या हुआ, जो पहला नंबर है उसमें से एक कम करना है, जो दूसरा नंबर है उसमें एक जोड़ना है। अब देखना क्या आएगा, ये 2 में से एक गया, 1, 7 और 1 8, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कौन सा मिलेगा, तीसरा नंबर। अब ऐसा कहां लग रहा है, देखो पहले वाले में एक कम करना है 2, दूसरे वाले में एक बढ़ाना है 5, 5 दूनी 10, यहां पर सेटिस्फाइड हुआ। देखते हैं, 2 में से एक कम करना है 1,
6 में 1 जोड़ना है 7, ये 21 सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो फिर आपका कहां पे सेटिस्फाइड हुआ, केवल पहले ही ऑप्शन आपका क्या होगा, इस प्रश्न के लिए सही आंसर हुआ। ठीक है, तो ये था आपका जो सीपीओ का शिफ्ट था। और एक्चुअल में ये जो शिफ्ट है आपके पास, ये कौन सी शिफ्ट का क्वेश्चन था आपके पास, यहां पे देख लीजिएगा। ये था आपके पास जो 4 अक्टूबर को पिछले साल पेपर हुआ था, उसके शिफ्ट फर्स्ट के पहले 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका शिफ्ट फर्स्ट भी यहां पे कम अप था। अब इसकी शिफ्ट 2 के क्वेश्चन को जो है अगले सेशन में लेके आएंगे। अगर आपको यहां वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जहां कहीं डाउट रहता है तो फिर उसको आप कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा, उस चीज को फिर अगली क्लास में क्लियर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगले सेशन के साथ। थैंक यू।